नमस्कार दोस्तों, तो ये हमारी क्लासेस जो हैं द सेल से अब स्टार्ट हम लोग करेंगे। ब्रीडिंग वाली क्लास नेमरासुंडा वाला जो हम लोग का चल रहा था वही चलेगा। अब 3 क्लासेस इसकी और हम लेंगे, मतलब आज वाली मिलाकर 3, इसके बाद 2 क्लासेस और आएंगी। इसको जो है हम लोग थोड़ा सा लंबा बना रहे हैं इस क्लास को। इसके बाद जो है हमारा जो है 2 क्लास और आएगी, ठीक है। तो ये आपको नेमरासुंडा वाला सेशन अभी शेयर कर देना है, जो अभी चल रहा है उसको अभी शेयर कर दीजिए। और जब क्लासेस कंप्लीट हो जाएंगी तो बल्क में जो आपको एक वो बन जाएगा हमारा, जो हम लोग बना दिए हैं सुंडा का अलग से PDF, उसको आप जो है शेयर करते रहिएगा। सुंडा वाली क्लासेस ऐसी हैं जो कोई भी एग्जाम एग्रीकल्चर का होगा आपको काम आएंगे, ठीक है। तो शेयर करिए इसको और हम लोग स्टार्ट करते हैं। HPSC वाले को हम लोग को फोकस रखना है, ठीक है। HPSC वाला हम लोग अब इसके बाद हम लोग HPSC के टेस्ट वगैरह भी करवाएंगे, जैसा कि हमने कल आपको बता दिया था। HPSC पर फोकस करना है। 15 दिन में HPSC के लिए स्पेशल क्लासेस कुछ हम लेकर आएंगे, ठीक है। सब लोग पहुँचिए, HPSC वाला जो दे रहे हैं उस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। हम लोग स्टार्ट करते हैं। सेल क्या होता है? स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, किसमें? सभी जीवित प्राणियों में स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट के रूप में कार्य करता है सेल, एक्सेप्ट वायरसेस। वायरस को छोड़कर, भैया ये एक एक्सेप्शन है वायरसेस का। सेल, द साइज ऑफ सेल क्या है? 0.2 से 5 माइक्रोन तक हो सकती हैं, छोटी बड़ी हर आकार की होती हैं। सबसे छोटी जो हमारी सेल है कौन सी होती है? PPLO होती है। कौन सी होती है? PPLO, ठीक है। एमेलोज की जो सेल है वो सबसे छोटी होती है, और सबसे बड़ी जो होती है वो ऑस्ट्रिच एग है, यानी शुतुरमुर्ग का अंडा, लगभग 75 mm लॉन्ग ये होती है, ठीक है। ये हमारा जो है स्मॉलेस्ट साइज की है और ये लार्जेस्ट साइज की है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें सेल वाल, सेल वाल हमारा, देखो सेल का स्ट्रक्चर कैसा होगा? सबसे बाहरी आवरण हमारा सेल वाल होगा। सेल वाल क्या होगा? प्लांट सेल आर सराउंडेड बाय नॉन लिविंग। कैसा है सेल वाल? कैसी होती है? नॉन लिविंग होती है, रिजिड होती है, कठोर होती है। एक कठोर आवरण है जो जीवित नहीं है, सेल के चारों ओर पाया जाएगा, उसे सेल वाल कहा जाएगा। इट सिक्रेटेड मेंटेन्ड बाय प्रोटोप्लाज्म। इसको सिक्रीशन इसका किसके द्वारा होता है? प्रोटोप्लाज्म के द्वारा होता है। द मेन फंक्शन ऑफ सेल वाल आर प्रोवाइड प्लांट सेल अ डिफिनिट शेप, मैकेनिकल सपोर्ट, स्ट्रेंथ, टिश्यूज। अच्छा, जो हमारी खाल काम करती है, खाल हमारी क्या क्या काम करती है शरीर में? हमको क्या करती है? एक शेप प्रोवाइड करवाती है, मैकेनिकल सपोर्ट देती है, वाटर चेक, वाटर मतलब जो हम लोग का पसीना निकलता ना, क्या है? वाटर बैलेंस, वाटर इम्बैलेंस बना के रखती। तो ये सारा काम भी ये सेल वाल ही करती है इसमें, सेल्स में, ठीक है। सेल वाल इज डिफरेंशिएटली 3 टाइप्स की हो सकती है। मिडिल लेमला, प्राइमरी सेल वाल एंड सेकेंडरी सेल वाल। मिडिल लेमला जो होती है सबसे जो है क्या है? द सेल वाल इमीडिएट नेबरिंग सेल इज ज्वाइंटेड बाय मिडिल लेमला, ठीक है। सेल से एकदम जुड़ी हुई जो होगी वो मिडिल लेमला। दिस इज कंपोज्ड ऑफ पेक्टिन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेक्टिन से बना हुआ होता है। मिडिल लेमला किससे बना है? पेक्टिन। इसमें पाया क्या जाता है? कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस पाए जाते हैं, कैल्शियम मैग्नीशियम साल्ट्स पाए जाते हैं किसमें? पेक्टिन में, ठीक है। मिडिल लेमला किससे बना होता है? पेक्टिन से। प्राइमरी सेल वाल, it is deposited after formation of middle lamella and main constituent of the हेमीसेलुलोज से बना होता है। 53% इसमें हेमीसेलुलोज पाया जाएगा, 30% सेलुलोज, यानी कि लगभग सेलुलोज ही हमारा कितना हो गया इसमें? 83 हेमीसेलुलोज और सेलुलोज मिलके, और बाकी इसमें थोड़ा बहुत प्रोटीन वगैरह पाया जाएगा। सेकेंडरी सेल वाल जो हमारी सबसे अंदर वाली है, इनर मोस्ट है, ये हमारा मुख्यतः सेलुलोज से ही बनी होती है। मिडिल लेमला किससे? पेक्टिन से। प्राइमरी सेल वाल किससे? हेमसेलुलोज और सेलुलोज से। सेकेंडरी सेल वाल किससे? ये भी सेलुलोज से। यानी सेल वाल में मेन जो पोर्शन हमारा है किससे बना हुआ होता है? सेलुलोज से ही बना होता है। इसके बाद सेकेंड जो हमारी मेम्ब्रेन आती है जिसे सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा लेमा कहा जाता है। सेल मेम्ब्रेन जो हमारी होती है, द मेम्ब्रेन इनक्लोज साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल इज कॉल्ड प्लाज्मा लेमा और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। साइटोप्लाज्म से एकदम जुड़ी हुई जो पाई जाती है मेम्ब्रेन, झिल्ली पाई जाती है, उसे हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा लेमा, ठीक है। 60% इसमें लिपिड होती है, 40% प्रोटीन। लिपिड और प्रोटीन से मिलकर ये बना होता है, ठीक है। लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बना होता है क्या? सेल मेम्ब्रेन। भैया इसमें हम लोग 2 मॉडल पढ़े हैं, एकक कला और तरल मोज़ेक। याद होगा आपको, अगर एकक कला मॉडल सिंगर एवं निकोलसन ने दिया था, तरल मोज़ेक मॉडल एकक कला मॉडल दिया था निकोलस ने, और सिंगर एवं निकोलसन ने दिया था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ठीक है। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था, ठीक है। सैंडविच मॉडल भी बोलते हैं जो एकक कला मॉडल है उसको। उसमें क्या होता है? लिपिड की ऐसे परतें बनी होंगी 2, और बीच में हमारे ऐसे प्रोटीन्स पाए जाते होंगे, ठीक है। और जो तरल मोज़ेक मॉडल होता है उसमें क्या होता है? ऐसे ऐसे मान लो ये प्रोटीन है, लिपिड है, और लिपिड के बीच में कहीं भी ऐसे प्रोटीन धंसा हुआ पाया जाएगा, तो इसे तरल मोज़ेक मॉडल बोलते हैं। 2 मॉडल थे, लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बना होता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करें साइटोप्लाज्म की। साइटोप्लाज्म हमारा क्या है? एक सबस्टेंस है जो जिसमें हमारा जो है, देखो सेल के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है,
इस न्यूक्लियस को छोड़कर जितना भी इसके बाहर द्रव भरा है, इस पूरे द्रव में जितने भी ऑर्गेनल्स पाए जा रहे हैं, ये सब कहलाएंगे साइटोप्लाज्म। ठीक है, और ये ढका किससे होगा? बाहरी आवरण जो इसका होगा इसे हम लोग बोलेंगे प्लाज्मा लेमा। बात समझ में आई? एक चीज़ समझो, क्या हमने बताया, सबसे बाहर हमारा पाया जाएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसके अंदर पाया जाएगा न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर। अब इसके बीच में, इन दोनों के बीच में जितना भी ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं वो सब क्या है? साइटोप्लाज्म है। बात समझ में आई? इसके बाद इट में कंटेन द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स। अच्छा, इसमें बहुत सारे स्ट्रक्चर पाए जाएंगे, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है, इसको पॉर्टर ने खोजा था। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है आरबीसीज यानी किस किस में नहीं पाया जाता है? नॉट फाउंड इन आरबीसी में नहीं पाया जाता है, एग में नहीं पाया जाता है, एम्ब्रियोनिक सेल में नहीं पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं पाया जाता है। ठीक है, दो प्रकार के ईआर पाए जाते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ वाले के बाहर जो होता है वो राइबोसोम नहीं पाया जाएगा, रफ वाले के बाहर राइबोसोम पाया जाएगा। ठीक है, इसीलिए रफ हो जाएंगे। मान लो ये ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऐसे बनी हुई है, इसके ऊपर ऐसे ऐसे ये राइबोसोम पाए जाने लगे तो ये रफ हो गया ना, वैसे स्मूथ है। तो जिसमें राइबोसोम पाया जाता है, राइबोसोम क्या करते हैं? प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं, तो ये किस काम आ जाएगा? प्रोटीन सिंथेसिस के। जिसमें राइबोसोम नहीं पाया जाता है, स्मूथ है, वो क्या करते हैं? कोलेस्ट्रॉल या लिपिड का निर्माण करते हैं, ये सब फैट का निर्माण करते हैं। ये किसका निर्माण करता है? आर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस करता है। फंक्शन आपको बता दिया, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन करेगा, सेल ऑर्गेनेल्स को बनाएगा, ये सारे काम जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के होते हैं। राइबोसोम क्या होता है? राइबोसोम हमारा जो है, पहली बात तो जान लो, प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा काम इनका क्या है? देखो, ये दो प्रकार के हैं, 70S और 80S। जो 70S होता है इसमें 30 और 50 की सब यूनिट्स पाई जाती हैं, 70S और 80S वाले में 60 और 40 की सब यूनिट्स पाई जाती हैं। ये मैग्नीशियम के द्वारा जुड़ी हुई होती हैं आपस में सब यूनिट्स जो हैं। ठीक है, ये जो है प्रोटीन सिंथेसिस का काम राइबोसोम होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर हम लोग बात कर लें प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल में अंतर क्या है? देखो, यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है? ऑल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्गी बॉडीज, लाइसोसोम, वैक्यूल्स, सारे पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक यानी प्लांट एंड एनिमल, प्रोकैरियोटिक यानी जो हमारे बैक्टीरियाज हैं। ठीक है, इनमें सब में क्या होता है? मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स अब्सेंट होते हैं। ठीक है, और ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है भैया किसमें? यूकैरियोट। देखो, पहले एग्जाम्पल जान लो, उसके बाद सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। यूकैरियोट में आते हैं प्लांट्स और प्लस एनिमल्स दोनों। प्रोकैरियोट्स में आते हैं कुछ बैक्टीरियाज। बात समझ में आया? तो बैक्टीरिया में मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं पाए जाएंगे, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं पाया जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाएगा, गाल्गी बॉडी नहीं पाया जाएगा, लाइसोसोम नहीं पाए जाएंगे, वैक्यूल्स नहीं पाए जाएंगे, ट्रू न्यूक्लियस नहीं पाया जाएगा, न्यूक्लियोलस नहीं पाया जाएगा, सिर्फ 70S टाइप के राइबोसोम पाए जाएंगे। ठीक है, और साइटोप्लाज्म डज नॉट हैविंग द माइक्रोट्यूब्यूल्स नहीं पाए जाएंगे। बैक्टीरियल सेल और फंजाई इसमें आता है एग्जाम्पल में। यूकैरियोट्स यानी प्लांट और एनिमल में सारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्गी बॉडी, लाइसोसोम, वैक्यूल्स सब पाया जा रहा है। ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है। ट्रू न्यूक्लियस ना पाए जाने का मतलब क्या है कि भैया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो बाहर, जैसे एक न्यूक्लियस होता है तो उसके बाद डबल मेम्ब्रेन जो है बाउंड पाया जाता है, जैसे मान लो ऐसे संरचना पाई जाती है, ये डबल मेम्ब्रेन है। ठीक है, इसके नीचे से क्रोमैटिन धागे होंगे। ठीक है, तो इसमें बाकी अंदर वाला सारा मैटर ये वाला पाया जा रहा है, सिर्फ कौन सा नहीं पाया जा रहा? जो बाहर की ये दो मेम्ब्रेन है यही नहीं पाई जा रही, इसीलिए इसको बोलते हैं कि ट्रू न्यूक्लियस नहीं है। सिर्फ क्या है, उसके अंदर की सारा सिस्टम बना हुआ है। ठीक है, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस पाई जाती है, वो भी बैक्टीरिया वगैरह में नहीं पाई जाएगी। राइबोसोम दो प्रकार के हैं, 70-80, तो बैक्टीरिया में सिर्फ 70 प्रकार के पाए जाएंगे, इसमें दोनों होंगे। माइक्रोट्यूब्यूल्स साइटोप्लाज्म में, एनिमल और प्लांट में रहते हैं, लेकिन बैक्टीरिया में नहीं रहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात कर लें, इसके बाद हम लोग बात करें अगर गाल्गी बॉडी की, तो गाल्गी बॉडी हमारा क्या है? ये भैया कैसा है? इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। गाल्गी बॉडी आल्सो कॉल्ड इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम बिकॉज इट एसोसिएट विद ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से और लाइसोसोम से जुड़ा होता है। ठीक है, प्रोवाइड साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ लैक्टिक एंजाइम। ठीक है, एंड सपोर्ट सेल वॉल फॉर्मेशन। सेल वॉल फॉर्मेशन में गाल्गी बॉडी बहुत हेल्प करता है। तो बात ये समझो, जब सेल डिवीजन हो रहा होता है, जब सेल डिवीजन हो रहा होता है यानी सेल के अंदर दो न्यूक्लियस बन गए होते हैं। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म के डेवलप मतलब विखंडन के समय, मान लो भैया देखो, सेल डिवीजन में दो चीज़ें होती हैं। एक चीज़ समझाया तुमको पहले, सेल डिवीजन में होता पहले क्या होता है? कैरियोकाइनेसिस, फिर होता है साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में क्या होता है? न्यूक्लियस का डिवीजन। ठीक है, तो कैरियोकाइनेसिस हो गया तो एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस बन गए। ठीक है, फिर होगा साइटोकाइनेसिस यानी एक सेल से दो सेल बने, तो यहाँ पर बीच में एक प्लेट बन जाएगी, किसकी? गाल्गी बॉडीज़ की।
यहाँ पर गाल्गी बॉडी आके इकट्ठा हो जाएंगे और ये क्या करेंगे, यहाँ पर यही तुम्हारा बना देंगे क्या, जो मेम्ब्रेन होती है, सेल वॉल होती है, इसका फॉर्मेशन करेंगे, सेल वॉल का फॉर्मेशन करेंगे, जिससे हमारा क्या होगा, इससे 2 कोशिकाएं अलग अलग बन पाएंगी। ठीक है, बात समझ में आई। तो गाल्गी बॉडीज़ का ये भी काम है। इसके बाद लाइसोसोम, आत्महत्या के थैले बोला जाता है लाइसोसोम्स को। क्यों बोला जाता है, क्योंकि जितने भी लाइसोसोम क्या करता है, जो एनिमल सेल्स में पाए जाते हैं मोस्टली, प्लांट सेल्स में नहीं पाए जाते हैं। पहली बात तो ये लाइसोसोम कॉमन इन एनिमल सेल बट आल्सो कभी कभी प्लांट सेल्स में पाए जाते हैं। मेन फंक्शन क्या है, ऑटोलिसिस। ऑटोलिसिस यानी सुसाइडल बैग बोला जाता है। ये क्या करते हैं, जितने भी खराब कंपोनेंट हैं इनके अंदर बहुत हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाए जाते हैं, तो जितने भी डेड सेल हैं, डैमेज सेल हैं, इन सबको ये हजम करके खुद ब्लास्ट हो जाते हैं और उसको भी खत्म कर देते हैं, वेस्ट मटेरियल को। ठीक है, इसलिए इनको सुसाइडल बैग बोला जाता है, यानी खुद खत्म हुए और बाकी मैटर भी जो खराब था उसको भी खत्म कर दिए। ठीक है। पैराक्सीसोम क्या है, पैराक्सीसोम मेनली अकर्स इन द फोटोसिंथेसिस सेल ऑफ हायर प्लांट। ये क्या करते हैं, ग्लाइकोलेट मेटाबॉलिज्म ऑफ फोटोफॉस्फोरिलेशन C3 प्लांट्स में पैराक्सीसोम काम करते हैं। किसमें, फोटो रेस्पिरेशन में। फोटो रेस्पिरेशन में काम करते हैं किसमें, C3 प्लांट्स में। क्या, पैराक्सीसोम किसमें पाए जाएंगे, मोस्टली हायर प्लांट्स में पाए जाते हैं। स्फेरोसोम्स, स्फेरोसोम क्या है, ये भी हाइड्रोलिटिक एंजाइम इसमें भी पाए जाते हैं, तो ये भी एनिमल सेल्स में मुख्यतः पाए जाते हैं। 98% लिपिड जो है ये इनमें पाई जाती है। ठीक है, लिपिड के स्टोरेज करने का काम कौन करता है, स्फेरोसोम्स करते हैं। ग्लाइऑक्सीसोम क्या करते हैं, concerned with the glycoxylate metabolism and help in the conversion of lipid of germinating seed into carbohydrate। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। क्या करते हैं ये, जैसे मान लो कुछ सीड्स हैं, कुछ अच्छा ज़्यादातर सीड क्या करते हैं, जो स्टोरेज होता है उनके फूड का वो स्टार्च फॉर्म में होता है। ठीक है, स्टार्च फॉर्म में होता है, लेकिन कुछ सीड जो हैं, कुछ बीन्स ऐसी होती हैं जो अपने अंदर जो खाना होता है उसको स्टोर किस फॉर्म में कर लेती हैं, लिपिड फॉर्म में कर लेती हैं। अच्छा, लिपिड या फैट फॉर्म में जब वो स्टोर कर लेंगी तो उसको तोड़ना बहुत कठिन हो जाता है, तो वहाँ पर ग्लाइऑक्सीसोम बहुत काम आता है। ग्लाइऑक्सीसोम क्या करता है, लिपिड को फैटी एसिड में तोड़कर उसको फिर कन्वर्ट करता है किसमें, उसको कन्वर्ट करता है कार्बोहाइड्रेट में, यानी ग्लूकोज में, जिससे मिले एनर्जी, जिससे बीज जर्मिनेट कर पाए। तो ग्लाइऑक्सीसोम का काम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, इसके बाद वैक्यूल्स, रिक्तिकाएं क्या करती हैं, बहुत बड़ा पार्ट है, खाली जगह होती है, ऐसे तुमको दिखेगा रिक्तिकाएं इसमें कुछ है नहीं, लेकिन ये क्या करती है, इसमें सेल सैप पाया जाता है। साइटोप्लाज्म का 90% एरिया यही कवर कर लेती हैं। ठीक है, सराउंडेड बाय यूनिट मेम्ब्रेन, सिंगल मेम्ब्रेन इसके चारों तरफ पाई जाती है, जिस मेम्ब्रेन को हम लोग बोलते हैं टोनोप्लास्ट। वैक्यूल्स के बाहर वाली मेम्ब्रेन को क्या बोला जाता है, टोनोप्लास्ट बोला जाता है। ठीक है, ध्यान रखना। इसके बाद सेंट्रियोल्स क्या हैं, सेंट्रियोल्स हमारे दे आर कन्फाइंड इन द एनिमल सेल में पाए जाते हैं, आर नॉट फाउंड इन द प्लांट सेल, प्लांट सेल में नहीं पाए जाते। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, क्रेब साइकिल के समय में ईटीएस साइकिल यहीं चलता है, क्रेब साइकिल यहीं चलता है, बात समझ में आई। रिस्पिरेशन के समय ईटीएस साइकिल और क्रेब साइकिल कहाँ चलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में चलते हैं। ठीक है, दूसरी बात भैया, माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो देखो पहली बात तुमको बता दे सारी कहानी, ऐसे डबल बाउंड होता है। ठीक है, इसके अंदर ऐसे उंगली जैसी कुछ संरचनाएं पाई जाती हैं, जो उंगली जैसी संरचनाएं पाई जा रही हैं इन्हें हम बोलते हैं क्रिस्टी। और क्रिस्टी के ऊपर मान लो ये उंगली जैसी संरचना है, अब इस क्रिस्टी के ऊपर ऐसे कुछ गदा जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं। इस गदा को हम लोग बोलते हैं यफोवन कण। क्या बोलते हैं, यफोन पार्टिकल, या इसी को बोलते हैं ऑक्सीसोम। क्या बोलते हैं, ऑक्सीसोम। इसको क्या बोलते थे, क्रिस्टी बोलते थे, उंगली को बोले क्रिस्टी। ठीक है, और गदे वाली को बोले ऑक्सीसोम। ठीक है, अब बात समझो इनके अंदर होता क्या क्या, माइट्रो पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। क्यों, क्योंकि क्रेब्स साइकिल चलता है, यहाँ पर क्रेब्स साइकिल चलता है रिस्पिरेशन का, ईटीएस साइकिल चलता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ठीक है, ये चलता है यहीं पर, ईटीएस साइकिल यहीं पर चलता है। ठीक है, NADH जो है जो NADH हमारा है वो भी NADPH2 में बदलता है यहीं पर, क्रिस्टी में ये सारे काम होते हैं। ठीक है, जो उंगली जैसी संरचना पाई जाती थी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट पार्टिकल्स इसमें पाए जाते हैं, ये सारा काम जो है इसी में होता है। एनर्जी मुख्यतः मेन काम इसका क्या है, ATP यहीं पर बनती है, यहीं पर स्टोर होती है, इसी से हमको क्या होता है, इसीलिए इसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल बोल देते हैं। बात समझ में आई। क्यों, देखो स्वस्थ ऊर्जा हमको कहाँ, शरीर को ऊर्जा कैसे मिलती है, श्वसन से। ठीक है, श्वसन से ऊर्जा मिलती है। क्यों, श्वसन में 2 प्रक्रियाएं हैं। रेस्पिरेशन जब हम लोग पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे 2 प्रक्रियाएं, जब प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ेंगे। कौन कौन सी, एक पढ़ेंगे ग्लाइकोलिसिस, एक पढ़ेंगे क्रेब्स साइकिल। ग्लाइकोलिसिस साइकिल तो सब में होता है, क्रेब्स साइकिल भैया किस में होगा, ऑक्सीशोषण जहाँ हो रहा होगा वहाँ क्रेब्स साइकिल चलेगा। जहाँ अनाक्सीशोषण होगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं होगी, वहाँ पर क्या चलेगा भैया, वहाँ पर हमारा चलता है मतलब फर्मेंटेशन हो जाता है, किण्वन हो जाता है, जैसे शराब वगैरह, एथिल अल्कोहल वगैरह बन जाते हैं। ठीक है, ज़्यादा अच्छा आगे नहीं जाते हैं, अंदर में ही रहते हैं। क्लोरोप्लास्ट हमारा क्या करता है, क्लोरोप्लास्ट हमारा साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस है। क्लोरोफिल पाया जाता है भैया, देखो
क्लोरोप्लास्ट ऐसा कुछ हमको बना दिखेगा, उसके अंदर कुछ ऐसे सिक्के जैसे संरचना देखने को मिलेगी, ठीक ऐसे ऐसे। तो एक जो खाली भाग है, रिक्त स्थान, मैट्रिक्स जिसे बोलते हैं, इसे इसमें बोलते हैं हम लोग स्ट्रोमा। क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा। जो सिक्के जैसी संरचना होती है इसे बोलते हैं ग्रेना, ठीक है। इसमें होता क्या क्लोरोप्लास्ट में है? फोटोसिंथेसिस होती है। लाइट रिएक्शन फोटोसिंथेसिस की कहाँ पर होगी? लाइट रिएक्शन होगी ग्रेना में, ठीक है। और डार्क रिएक्शन कहाँ पर होगी? डार्क रिएक्शन होगी स्ट्रोमा में। याद रखना, लाइट रिएक्शन ग्रेना में, डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में पूछा जाता है। स्ट्रोमा आर एम्बेडेड 40 to 80 ग्रेनास पाए जाते हैं। ईच ग्रेनम कंटेन 5 to 25 क्रिस्टीन सिस्टीन पाई जाती हैं, जो जिन्हें थैलेक्वाइड बोला जाता है। थैलेक्वाइड से ही मिलके क्या बनता है? ग्रेना बनता है। तो कभी कभी ये भैया आ जाता है लाइट रिएक्शन थैलेक्वाइड में होता है, ये भी सही माना जाएगा। कभी कभी ग्रेना लिख के आ जाता है, वो भी सही माना जाएगा, ठीक है। और किस उस पे होता है? तो 250 से 300 फोटोसिंथेटिक यूनिट पे हो पाएगा ये, ठीक है। क्वांटम कितने होंगे? 250 से 300, ठीक है। इसके बाद इन एडिशन टू द क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल कंटेन 2 टाइप ऑफ प्लास्टिड, 2 प्रकार के प्लास्टिड पाए जाते हैं। ल्यूकोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट, 3 प्लास्टिड पाए जाते हैं। ल्यूको, क्लोरो, क्रोमो। ल्यूको तो हो गया हमारा भैया एकदम सफ़ेद वाला, जैसे जहाँ पर स्टार्च का स्टोरेज, जैसे आलू आप देखेंगे, आलू के अंदर सफ़ेद सफ़ेद अंदर काट के देखोगे कोई रंग नहीं होगा, क्या है वो है ल्यूकोप्लास्ट। जो रंगीन दिखता है हमको, पिगमेंट्स दिखते हैं, जैसे क्लोरोफिल है, एंथोसाइनिन है सेब का लाल रंग, लाइकोपिन है टमाटर का लाल रंग, कैरोटीन है गाजर का नारंगी रंग। तो जितने भी कलर्स दिखने को मिलते हैं प्लांट में, किसके कारण मिलते हैं? क्रोमोप्लास्ट के यहाँ। क्रोमा मतलब कलर ना, क्रोमा, ठीक है। इसके अलावा तीसरा हम बता ही चुके थे क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में हरा पार्ट जितना देखने को मिलता है किसके कारण होता है? क्लोरोप्लास्ट के कारण। उसी कारण क्या होता है? हमारा फोटोसिंथेसिस हो पाता है। इसके बाद बात करें न्यूक्लियस, तो क्रोमोजोम भैया न्यूक्लियस हमारा होता है, उसके अंदर क्रोमोजोम पाए जाते हैं, क्रोमेटिन धागे जो कंडेंस हुए क्रोमोजोम बनाते हैं। टीआरएनए, एमआरएनए, आरआरएनए ये सब पाया जाता है। राइबोसोम्स वगैरह सब प्रोड्यूस करने का काम कहाँ होता है? न्यूक्लियस में होता है। इसके बाद हम लोग बात कर लें सेल डिवीजन की, ठीक है। सेल डिवीजन पे ध्यान से समझना, सेल डिवीजन इंपॉर्टेंट है। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल रिफर टू एज सेल डिवीजन। भैया पुरानी सेल से नई सेल का बनना क्या कहलाता है? सेल डिवीजन कहलाता है। 2 प्रकार का होता है भैया, माइटोसिस होता है, मियोसिस होता है। माइटोसिस क्या होता है? सेल डिवीजन इन विच वन सेल गिव राइज टू 2 सेल जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द सेल विच इज प्रोड्यूस देम। कहने का मतलब है एक सेल है जो गुणसूत्रों की संख्या 2n है, इससे 2 कोशिकाएं बनेंगी, वो भी दोनों की दोनों गुणसूत्रों की संख्या में क्या होंगी? 2n ही होंगी, ठीक है। ये हमारा कहलाएगा माइटोसिस या समसूत्री विभाजन, ठीक है। आइडेंटिकल है, जैसी माता थी वैसे भैया दोनों संतति हुई, ठीक है। ये हमारा कहाँ होता है? सोमैटिक सेल्स में होता है मुख्यतः, ठीक है। वेजिटेटिव ग्रोथ, हालांकि अगर देखेंगे माइटोसिस सेल डिवीजन दोनों में होता है, सोमैटिक में भी होता है और रिप्रोडक्टिव में भी होता है, ठीक है। लेकिन मियोसिस सिर्फ कहाँ होगा? रिप्रोडक्टिव सेल्स में होता है, रिप्रोडक्शन के टाइम, ठीक है। सेक्सुअल सेल्स में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। सेल डिवीजन इन विच, इसमें क्या होता है? एक अगर 2n कोशिका है वो डिवाइड होगी 4 में, nn पहले 2 में, उसके बाद फिर nn 2 में। कहने का मतलब एक सेल से बनेंगे 4 कोशिकाएं और चारों गुणसूत्रों की संख्या में होंगी आधी, इसे बोलेंगे मियोसिस, ठीक है। मियोसिस हमारा, ठीक है, क्या होता है? एक सेल से 4 कोशिकाएं, गुणसूत्रों की संख्या में आधी। देखो भैया ज़्यादा बच्चे पैदा करोगे बुद्धि आधी हो जाएगी, ठीक है। 1 संतान 2 संतान पैदा किए तो भैया गुणसूत्र की संख्या बराबर थी, बुद्धि बराबर। अब भैया तुम 4 बच्चे पैदा कर दोगे तो बुद्धि बट जाएगी, तो भैया गुणसूत्र की संख्या में हो गया आधा। एक समझने के लिए बता रहे हैं, मत समझ रहे हैं, सही बता रहे हैं। माइटोसिस क्या है इसको डिटेल में अगर पढ़ें, इट इज अ प्रोसेस ऑफ व्हिच सेल डिवाइडिंग टू द 2 डॉटर सेल ईच हैविंग द न्यूक्लियस सेट एज द सेट क्रोमोसोम एग्जैक्टली आइडेंटिकल टू द पेरेंट सेल, यानी बराबर होंगे भैया। 2n था तो 2n होगा, ठीक है। सेल साइकिल की अगर बात करें तो सेल डिवीजन में हम लोग भैया 3 प्रकार का, ये 3 पहले प्रक्रियाएं चलती हैं। एक सेल साइकिल होता है। सेल साइकिल में सबसे बड़ा पार्ट जो होता है, मान के चलो ये सेल साइकिल है, तो इसका जो है 95% भाग जो होगा वो एक प्रक्रिया होती है जिसे हम लोग बोलते हैं इंटरफेज। क्या बोलते हैं? इंटरफेज, ठीक है, ये लिखा है इंटरफेज। इंटरफेज जो हमारा होगा ये कितना टाइम ले लेता है? 95% ड्यूरेशन ले लेता है पूरे सेल डिवीजन का। होता इसमें क्या है? इसमें कोई सेल डिवीजन नहीं होता, इसमें क्या होती है? तैयारी। देखो तुम लोग तैयारी कर रहे हैं पेपर की, कितने साल से कर रहे हैं? 2 साल 3 साल से कर रहे हैं तैयारी पेपर की। पेपर कितनी देर में होता है? 3 घंटे में। तो भैया मेन
टाइम कहाँ जा रहा है, 95 ड्यूरेशन कहाँ जा रहा है, इंटरफेज में यानी प्रिपरेटरी फेज में, तैयारी में। और माइटोसिस फेज में सिर्फ 5% टाइम लग रहा है, 5% में सब निपट जाता है। पेपर होगा 3 घंटे, 3 घंटे में तुम्हारी कहानी खत्म, कर पाया तो हो गया, नहीं कर पाया तो सब खत्म। समझ में आया? तो इंटरफेज क्या है, लॉन्गेस्ट स्टेज ऑफ साइकिल है, फर्दर डिवाइडिंग इनटू द सब स्टेजेस। अब इंटरफेज 3 भागों में बटा होता है, एक को बोलते हैं G1, दूसरे को बोलते हैं S, तीसरे को बोलते हैं G2। इसके बाद एक और स्टेज होती है जिसे G0 बोलते हैं। G1 स्टेज हमारा क्या होता है, G1 स्टेज पहली स्टेज है। इसमें देखो S में सबसे पहले जान लो इसमें क्या होता है, सबसे मेन काम होता है डीएनए की सिंथेसिस। S मतलब ही है उसका फुल फॉर्म सिंथेटिक फेज, सिंथेटिक यानी डीएनए सिंथेसिस। G1 को हम इसीलिए बोल देते हैं प्री सिंथेटिक फेज, प्री सिंथेटिक या प्री डीएनए रेप्लिकेटिंग फेज। ठीक, होता यहाँ क्या पर क्या है, प्रोटीन बन जाती है और आरएनए बन जाता है, प्रोटीन आरएनए बन जाएगा। S में हमारा मुख्यतः डीएनए बनेगा, ठीक है। और G2 हमारा हिस्टोन प्रोटीन भी S में ही बनता है। G2 जो हमारा है इसे बोलते हैं पोस्ट डीएनए, क्योंकि यहाँ डीएनए बन गया तो इसे बोलेंगे पोस्ट डीएनए। और इसके अलावा कुछ जो है ट्यूबुलिन प्रोटीन एक होती है, कौन सी, एक होती है ट्यूबुलिन प्रोटीन, ये प्रोटीन G2 में बनती है। ठीक, बात समझ में आई? G1 में क्या है, प्री डीएनए रेप्लिकेटिंग प्रोटीन आरएनए सिंथेसिस हो गई G1 में। S में डीएनए की सिंथेसिस हिस्टोन प्रोटीन। G2 में हमारा क्या होगा, ट्यूबुलिन प्रोटीन यहाँ बनेगी। ठीक है, फिर आता है हमारा ये G1 खत्म। अच्छा, इसी में हम लोग सोच लेते हैं, G2 में हम लोग क्या कर लेते हैं, तय कर लेते हैं कि हमको क्या करना है, सेल डिवीजन करना है कि नहीं करना। भाई कभी कभी ऐसा होता है कि सेल हमारी डिवीजन करने लायक नहीं होती, उसमें कुछ घाव होते हैं या कोई भी रीज़न है जिसकी वजह से वो सेल डिवाइड नहीं कर सकती है, तो वो चली जाती है G0 स्टेज में, यानी वो सेल डिवीजन नहीं करेगी, अब एम फेज में नहीं जाएगी। अगर भैया वो सेल डिवीजन करेगी तो हो जाएगी एम फेज में, माइटोटिक फेज। माइटोटिक फेज के भी होते हैं 4 पार्ट, एक होता है प्रोफेज, एक होता है मेटाफेज, एक होता है एनाफेज, एक होता है टीलोफेज। क्या होता है, प्रो के बाद मेटा के बाद एना के बाद टीलो। अगर तुमसे पूछे समय किस में सबसे ज़्यादा लगता है तो प्रो में ही सबसे ज़्यादा समय भी लगता है, पहली स्टेज है। तो भैया अगर समय के हिसाब से देखोगे तो तुम पढ़ोगे PTMA, क्या पढ़ोगे, PTMA, याद कर लो फार्मूला। तो टीलो हमारा जो सबसे आखिरी में था वो उठ के बस सेकंड पे आ जाएगा, बाकी क्रम वही रहेगा। टीलो में सेकंड नंबर पे, प्रो में सबसे ज़्यादा समय, टीलो में सेकंड नंबर में, मेटा और एना में ऐसे लगता है समय क्रम से ही। ठीक है, तो प्रो फेज में क्या होता है, प्रो फेज में क्या होता है, जो हमारा सेल है ये सेल के अंदर भैया क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जाता है, क्रोमेटिन धागे। तो जो ये क्रोमेटिन धागे पाए जाते हैं, ये हमारे क्रोमेटिन धागे धीरे धीरे क्या इनमें स्टार्ट हो जाएगा, कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगा। क्या स्टार्ट हो जाएगा, कंडेंसेशन। ठीक है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में बदल जाएंगे, कंडेंस्ड हो जाएंगे। इससे हमारा क्या बनेगा, फाइनली हमारा क्या बन जाएगा, क्रोमोजोम बन जाएगा। क्रोमेटिन धागों से क्रोमोजोम बनेगा। ठीक है, ये क्रोमोजोम बनने लगता है प्रोफेज में, लेकिन फाइनली हमको स्पष्ट रूप से दिखाई कहाँ देता है, मेटाफेज में। प्रोफेज के बाद मेटाफेज आता है, मेटाफेज में हमको ये दिखाई देता है स्पष्ट रूप से। मेटाफेज में दिखाई देता है इसीलिए अगर तुमसे कोई पूछे क्रोमोजोम की स्टडी के लिए बेस्ट स्टेज कौन सी है, तो मेटाफेज, क्योंकि यहाँ क्रोमोजोम साफ साफ क्लियरली विजिबल हो जाते हैं। तो भैया क्या इन्होंने बताया, डिसअपेयरेंस ऑफ न्यूक्लियस। अच्छा, प्रोफेज में और भी बहुत सारे काम होते हैं। जो सेल ऑर्गेनल्स बहुत सारे हैं, जैसे जो सेल के अंदर एक देखो यहाँ पर न्यूक्लियोलस पाया जा रहा था, माइटोकॉन्ड्रिया, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, ये सारे क्या हो जाएंगे, डिसअपेयर हो जाते हैं प्रोफेज में ही, सारे गायब हो जाते हैं प्रोफेज में। ठीक है, तो मेटाफेज में हमको सब नहीं दिखेंगे। ठीक है, न्यूक्लियोलस इसमें मेटाफेज में लिखा, लेकिन पहले ही चली गई होती प्रोफेज में ही। अपीयरेंस ऑफ स्पेंडल एपरेटस इसमें आ जाते हैं। क्रोमेटिन इक्वेटोरियल प्लेट पे लग जाते हैं, फाइनल मेटाफेज में बाद में होगा। देखो सबसे पहले हमने बताया क्या है, मोटे होना शुरू हो गए, कंडेंसेशन स्टार्ट हो गया प्रोफेज में। मेटाफेज में पहले कंडीशन क्या होगी, मेटाफेज में स्टार्टिंग में क्या होगा, ये धागे कुछ ऐसे जो है हमको क्रोमेटिन मतलब क्रोमोजोम में बदल जाएंगे। फिर लास्ट स्टेज में क्या होगा, ये जो बीच की एक प्लेट होती है इसे बोलते हैं माइटोटिक प्लेट या इसे बोलते हैं मेटा प्लेट। यहीं पर आके क्रोमोजोम ऐसे लग जाएंगे। बात समझ में आई, बीच में एकदम इक्वेटोरियल प्लेट पे आके लग जाते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। शॉर्टेस्ट एंड थिकेस्ट हो जाते हैं क्रोमोजोम, एकदम मोटे मोटे हो जाएंगे। ठीक,
बात समझ में आ गई। एनाफेज में क्या होगा, एनाफेज में जब ये होगे तो ये अपोजिट पोल्स पे यानी ध्रुवों पे जाना शुरू कर देंगे, अपोजिट पोल पे स्पेंडल फाइबर्स की मदद से अपोजिट पोल्स पे जाना शुरू कर देंगे। फिर हमारा आ जाएगा टीलोफेज। टीलोफेज में हमारा क्या होगा भैया, ये अपोजिट पोल पे पहुंच जाएंगे और 2 क्रोमोसोम बना लेंगे, ठीक है। और जितनी चीज़ें प्रोफेज में गई थी, जैसे न्यूक्लियोलस चली गई थी और बाकी दुनिया भर की जितनी चीज़ें चली गई थी वो सारी वापस आ जाएंगी। फिर इसके बाद हमारा होगा क्या, साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में आपको बताए थे यहाँ पर गाल्गी बॉडीज़ लगेंगी बीच में और 2 सेल्स बन जाएंगी, तो हमारा सेल डिवीजन कुछ ऐसे कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद साइटोकाइनेसिस हो गया, इट इज़ कंप्लीटेड, टेलोफेज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गाल्गी बॉडीज़ बीच में लग गई आके और सेल हमारा बन गया, ठीक है। इसके बाद हमारा मियोसिस में क्या होता है, अच्छा ये तो माइटोसिस था। मियोसिस में क्या होगा, तो मियोटिक सेल डिवीज़न डिस्कवर्ड बाई किसके द्वारा, वान बेंडेन ने खोजा था 1883 में। सबसे पहले राउंड वार्म में खोजा गया था, ठीक है। मियोटिक सेल डिवीजन सोमेटिक सेल जो 2n होती है 4 हेप्लॉइड सेल्स में बढ़ जाती है, यानी एनुअली 4 कोशिकाओं में बढ़ जाती है, ठीक है। द रिडक्शन इन द क्रोमोसोम नंबर इन द डॉटर सेल मेनली ड्यू टू द सिंगल एस फेज। अच्छा देखो इसमें होता क्या है, बात तुमको समझा दे क्यों ऐसा हो रहा है, समझ ही लो तुम। अब देखो मेरी बात को ध्यान से सुनो तुम। हमने क्या बताया, डीएनए का रेप्लिकेशन कहाँ हो रहा था, जब हमने बताया था इंटरफेज। इंटरफेज में हमने बताया था कि डीएनए का रेप्लिकेशन कहाँ होगा, डीएनए का रेप्लिकेशन कहाँ पर होगा, G1 S G2 3 स्टेज बताई थी, S में बताया था हमने कि जीएनए का रेप्लिकेशन होगा, ठीक है। डीएनए का रेप्लिकेशन S में होगा। अच्छा हमने बताया कि यहाँ एक 2n कोशिका होती है, ठीक है। इसमें इंटरफेज होगा, माइटोटिक सेल डिवीजन होगा, इससे 2 गुण मतलब कोशिकाएं बन जाएंगी जो है, जो गुणसूत्रों की संख्या में क्या होंगी, आधी होंगी। क्यों आधी होंगी, क्योंकि इसमें जो क्रोमोसोम की मतलब डीएनए की डबलिंग हो रही है वो क्या हो रही है, सिर्फ एक बार हो रही है। डीएनए डबल हुआ एक बार, डीएनए डबल हुआ एक बार, डीएनए डबल यानी 1 से 2 डीएनए बन गए। तो भैया आइडेंटिकल कैसे बन पाएंगे, 4 कोशिकाएं बनानी है तो ये डीएनए आधे आधे हो जाते हैं मियोसिस में। बात समझ में आई। मियोटिक सेल डिवीजन में कमी क्यों हो जाती है, क्योंकि एस फेज एक ही बार होता है, 2 सक्सेसिव न्यूक्लियस बन जाते हैं, इस वजह से। हेंस द ड्यूरिंग मियोसिस क्रोमोसोम रेप्लिकेट ओनली वंस व्हाइल द न्यूक्लियाइड डिवाइडेड ट्वाइस, जबकि न्यूक्लियस 2 बार डिवाइड हो जाता है और क्रोमोसोम एक ही बार बनता है, इसीलिए गुणसूत्रों की संख्या आधा हो जाता है। ये होता कब है भैया, देखो जब हमारा मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पर ये काम होता है। जो हमारे स्पोर्स होते हैं, गैमीट्स होते हैं, जो 2n होते हैं वो n में डिवाइड होंगे, तभी तो जाके ये जो स्पर्म बनेगा इसकी सेल कैसी होगी, n होगी, और फिर ये जाके मिलेगा किससे, ओवा से मिलेगा, उसकी सेल भी क्या होगी, n होगी। तभी फिर मिलके क्या बना देंगे, जाइगोट बना देंगे, और वो जाइगोट जो बनेगा वो फिर कैसा बनेगा, फिर 2n बन जाएगा। बात समझ में आई। जाइगोट बनेगा वो फिर कैसा बन जाएगा, 2n बन जाएगा। इसीलिए तो ये होता है रिडक्शनल सेल डिवीजन, क्योंकि गुणसूत्रों की संख्या ऐसे तो डबल होती चली जाती है हर बच्चे में, 2n ही बनी रहे, इसीलिए क्या होता है, रिडक्शनल सेल डिवीजन होता है। प्लांट में भी सेम अगर हम बात कर लें तो भैया जो हमारा परागकण होता है, परागकण पॉलन जो होता है, पॉलन में भी क्या होता है, n पाया जाता है। वहीं जो एग सेल होती है, एग सेल भी कैसी होती, n होती, दोनों मिलके जाइगोट बनाते हैं तो वो कैसा बन जाता है, 2n बन जाता है। इसी से हमारा सीड डेवलपमेंट होता है। बात समझ में आई, ठीक है। फर्स्ट मियोटिक सेल डिवीजन। अच्छा इसके बाद जो मियोसिस है, इसमें जो देखो मियोसिस में क्या होता है, मियोसिस में क्या होता है, 2 मियोसिस होते हैं, एक को बोलते हैं मियोसिस फर्स्ट, दूसरे को बोलते हैं मियोसिस सेकंड। जो मियोसिस फर्स्ट होता है ये रिडक्शनल डिवीजन है। इसमें रिडक्शनल डिवीजन में होता क्या है, जो इसका 4 फेज बताए थे ना, प्रो मेटा एना टीलो, इसमें जो प्रो फेज है यही स्पेशल होता है। प्रो फेज में 5 स्पेशल इसमें क्या होती हैं, टाइप्स पाए जाते हैं। उनको हम लोग याद करते हैं किससे, फार्मूला आप लोग को बता चुके हैं, फिर याद कर लो, लल्ला जरा पानी दे दे। फार्मूला याद कर लो, लल्ला जरा पानी दे दे, याद रखो। लल्ला मतलब लेल फॉर लेप्टोटीन, जरा मतलब जाइगोटीन, पानी मतलब पैचिटीन, दे मतलब डिप्लोटीन, ते मतलब डाइकाइनेसिस। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस, ये हमारे 5 स्टेजेस हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। लेप्टो का मतलब होता है धागा, इसका मतलब क्रोमोसोम धागा नुमा संरचना में बदल जाएंगे, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा, आरएनए की सिंथेसिस हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा जाइगोटीन में हमारा क्या होता है, होमोलॉगस क्रोमोसोम जो है साइनॉप्सिस कर लेंगे।
पेयरिंग बिटवीन होमोलॉगस क्रोमोसोम हो जाएगी। होमोलॉगस क्रोमोसोम क्या करेंगे, एक सेंट्रोमियर पे ऐसे आके जुड़ जाएंगे, ये जाइगोटीन में होगा। बात समझ रहे। पैचिटीन में क्या होता है, ये हमारा जो होमोलॉगस ऐसे पेयर जुड़े थे, ये ऐसे बीच से क्या होंगे, फट जाएंगे, तो ऐसे बन जाएगा टेट्राड। पहला काम हुआ पैचिटीन में टेट्राड बनना। दूसरा कुछ ऐसे टेट्राड और बने होंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, ये क्रॉसिंग ओवर हो जाएगा। गुणसूत्रों का लेन देन यहीं पर होगा, क्रॉसिंग ओवर हो गया। ठीक है, नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम के बीच में क्रॉसिंग ओवर हो गया। ठीक, कहने का मतलब एक ये क्रोमोसोम है जिसका बन गया टेट्राड, और दूसरा ये क्रोमोसोम है जिसका बन गया टेट्राड। ये दोनों कैसे, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड अलग अलग है ना, और यहाँ पर भैया क्या हो गया, क्रॉसिंग ओवर हो गया। ये भी तुम्हारा किस में हो गया, पैचिटीन में। पूछा जाता कई बार, ये सारी चीज़ें याद रखना। देखो, होमोलॉगस क्रोमोसोम के बीच में साइनॉप्सिस बनेगी जाइगोटीन में। बाइवेलेंट भी बन जाते हैं जाइगोटीन में ही, लेकिन दिखना शुरू होते हैं पैचिटीन में। बाइवेलेंट बन जाते हैं जाइगोटीन में, दिखना शुरू होते हैं पैचिटीन में। टेट्राड बनता है पैचिटीन में, क्रॉसिंग ओवर होता है पैचिटीन में। और जहाँ पर क्रॉसिंग ओवर हुआ होता है, हमने बताया क्या, जहाँ पर क्रॉसिंग ओवर हुआ होता है वहाँ पर एक संरचना बनती है जिसे हम बोलते हैं क्या, क्याज़मा। ये हमारा बनता है किसमें, डिप्लोटीन में। और ये सारी चीज़ें डिप्लोटीन में हो जाती हैं, क्याज़मेटा बन जाता है, और उसके बाद भैया डाइकाइनेसिस में ये प्रक्रिया हमारी ख़त्म हो जाती है, क्याज़मेटा ख़त्म हो जाता है, और जितनी भी चीज़ें हमारी प्रोफेज में गायब होती थी वो सारी जाएंगी फिर से। वही माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्गी बॉडी, जितने न्यूक्लियोलस, ये सारा कुछ चला जाएगा किसमें भैया, गायब हो जाएगा, डिसअपीयर हो जाएगा। फिर हमारा वही प्रक्रिया चलेगी। प्रो के बाद मेटा, एना, टीलो में सेम। मेटा में क्या बताए थे आपको, मेटोटिक प्लेट पे सारे लग जाएंगे जाके। एना में क्या बताएंगे, अपोजिट पोल्स पे जाने लगेंगे। टीलो में क्या होगा, दो न्यूक्लियस बन जाएंगे, फिर साइटोकाइनेसिस, सेल डिवीजन हो गया। बात समझ में आई। सारा क्रम वही है, बार बार आपको उतना याद रखना है। यहाँ पर आपको फोकस करना है किस चीज़ पे, दो बस तीन चीज़ें आपको याद रखनी है भैया। पेयरिंग बिटवीन होमोलॉगस क्रोमोसोम होता है जाइगोटीन में, बाइवेलेंट बन जाता है जिससे। उसके बाद टेट्राड बनते हैं पैचिटीन में, क्रॉसिंग ओवर होता है पैचिटीन में, क्याज़मेटा बनता है डिप्लोटीन में। इतनी चीज़ें अगर आपने याद कर ली तो आपका काम हो गया। ठीक है, इसके बाद क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। भैया क्रोमोसोम की खोज की थी स्ट्रासबर्गर ने 1875 में, शब्द दिया था क्रोमोसोम वाल्डेयर ने 1888 में। क्रोमोसोम नंबर कैन बी काउंटेड विद द रिलेटिव केस ऑफ द ड्यूरिंग माइटोटिक फेज। अच्छा देखो भैया, क्रोमोसोम नंबर हर उसके फसल के अलग अलग हैं। जैसे बार्ले में 14 है, टोमेटो में 24 है, ऑनियन में 16 है, टोबैको में 48 है, राइस में 24 है, बाजरा में 14, पी में 14, राई में 14, पोटैटो में 48, ज्वार में 20, मेज में 20। एनिमल्स में अगर बात करें, हनी बी में 32 है, राउंड वार्म में 2 है, फ्रूट फ्लाई में 8 है, मैन में 46 है, हाउस फ्लाई में 12 है, रेट में 42 है। सारी चीज़ें आपको पता होंगी, कुछ नहीं पता होंगी तो देख लीजिए इसमें। जेनेटिक मटेरियल की अगर बात करें, क्रोमैटिन किसे बोलेंगे, कंपोज्ड ऑफ डीएनए, प्रोटीन एंड आरएनए। क्रोमैटिन किससे बनता है, डीएनए, प्रोटीन और आरएनए से बना होता है। हिस्टोन्स में 80% ऑफ टोटल क्रोमोसोमल प्रोटीन को हिस्टोन प्रोटीन बोलते हैं। क्रोमोसोम के अंदर जो धागे नुमा संरचना पाई जाती है वो हिस्टोन्स हैं। ठीक है, वही हिस्टोन प्रोटीन्स जो हैं वही जब कंडेंस होते हैं तो उसे क्रोमोसोम कहते हैं। डीएनए, आरएनए इसी में पाया जाता है। न्यूक्लिक एसिड क्या है, कंटेन मैनी न्यूक्लियोटाइड। कई सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं। ठीक है, और न्यूक्लियोसाइड और फास्फोरिक एसिड मिलकर न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। शुगर और नाइट्रोजन बेस मिलके न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं। नाइट्रोजन बेस में तुम्हारा एडेनिन, ग्वानिन, प्यूरिन पे। देखो नीचे शुरू किया जाए, पहले बात को समझो। आपको पता है नाइट्रोजनस बेस के बारे में, 2 प्रकार के होते हैं डीएनए में और आरएनए में। नाइट्रोजनस बेस पाए जाते हैं कौन कौन से, क्या नाम है आरएनए का, राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो जो न्यूक्लिक एसिड पाया जा रहा है, न्यूक्लिक एसिड जो हमारा इसमें नाइट्रोजनस बेस है न्यूक्लिक एसिड में, तो किसी भी न्यूक्लिक एसिड में नाइट्रोजनस बेस पाए जाएंगे। नाइट्रोजन बेस कौन कौन से हो सकते हैं, पहला तो हो सकता है प्यूरिन्स, और दूसरा हो सकता है पिरिमिडिन्स। क्या हो सकता है, पिरिमिडिन्स। प्यूरिन्स जो है हमारे क्या है, एजी, जो एग्रीकल्चर हम लोग पढ़ते हो क्या है, प्यूरिन, प्योर है एकदम ना, प्यूरिन, एग्रीकल्चर प्योर होती। तो एडेनिन और ग्वानिन हमारे क्या है, प्यूरिन्स हैं। ठीक है, इसके अलावा थाइमिन, साइटोसिन और हमारा यूरेसिल, ये हमारे होते हैं पिरिमिडिन। बात समझ में आई। एडेनिन, ग्वानिन प्यूरिन होते हैं, थाइमिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल पिरिमिडिन होते हैं। ये है नाइट्रोजनस बेस। यूरेसिल हमारा किस में पाया जाता है, आरएनए में। देखो हमारा एडेनिन थाइमिन के साथ डबल बॉन्ड से जुड़ता है, ग्वानिन साइटोसिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ता है, थाइमिन की जगह पे यूरेसिल पाया जाता है आरएनए में।
डीएनए में थायमिन पाया जाएगा और यूरेसिल पाया जाएगा किसमें, आरएनए में। बात समझ में इतनी आ गई हो तो आगे बढ़े हम लोग। तो नाइट्रोजनस बेस हमारे ये हो गए। नाइट्रोजनस बेस में अगर हम लोग एक चीज और जोड़ दें जिसे हम लोग बोलते हैं शुगर, तो नाइट्रोजनस बेस में जब शुगर जुड़ेगी तो उसे बोलेंगे न्यूक्लियोसाइड। क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोसाइड। याद रखना, न्यूक्लियोसाइड किसे बोलते हैं, नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर। ठीक, इसके बाद अब न्यूक्लियोसाइड में, जो न्यूक्लियोसाइड हमारा बना है इसमें फास्फोरिक यानी PO4 जोड़ दें, माइनस 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 फास्फोरिक एसिड जोड़ दें, तो इसे बोलेंगे, फास्फोरस जुड़ गया तो ये होगा थोड़ा सा टाइट। फास्फोरस क्या होता, कठोर होता, ये बना दिया टाइट, तो ये हो गया न्यूक्लियोटाइड। टाइट नहीं हुआ, टाइड बोलते हैं वैसे, लेकिन याद रखने के लिए बता रहे हैं। ठीक है, फास्फोरस जुड़ गया, हो गया न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड बन गया जब, अब कई सारे न्यूक्लियोटाइड ऐसे ऐसे आपस में जुड़ के बना देते हैं क्या, न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड ही हमारा क्या है, राइबोज न्यूक्लिक एसिड एंड डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। दो प्रकार के न्यूक्लिक एसिड है हमारा, डीएनए और आरएनए। बात समझ में आई, क्या समझाना चाह रहे हैं हम। सबसे पहले हमने बताया नाइट्रोजनस बेस दो प्रकार के, कौन कौन से, प्यूरिन्स और पिरिमिडिन्स। प्यूरिन में होता हमारा कौन सा, एडेनिन ग्वानिन। पिरिमिडिन में थायमिन, साइटोसिन और यूरेसिल। जब जो नाइट्रोजनस बेस है इसमें जुड़ जाती है हमारी क्या, शक्कर। शक्कर जोड़ देंगे तो बन जाएगा हमारा क्या, न्यूक्लियोसाइड। शक्कर जुड़ी तो साइड बना, शक्कर जुड़ी तो साइड बना। फिर न्यूक्लियोसाइड में फास्फोरस जुड़ा तो टाइड बना, फास्फोरस जुड़ा तो टाइड बना। कई सारे जो न्यूक्लियोटाइड जुड़े तो हमारा नाइट्रोजन न्यूक्लिक एसिड बना, और न्यूक्लिक एसिड ही हमारे क्या है, डीएनए और आरएनए है। बात समझ में आ गई, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आरएनए क्या है, आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड है हमारा, इट इज फाउंड इन द साइटोप्लाज्म वेल एज द न्यूक्लियस। आरएनए हमारे तीन प्रकार के, एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए। पता है तुमको आराम से। कुछ देखो, मोस्टली जो हमारे रोग होते हैं प्लांट में वो होते हैं किससे, आरएनए से ही। ठीक है, वो हमारे मुख्यतः जो होते हैं वो होते हैं किससे, जेनेटिक मटेरियल प्लांट वायरसेस का आरएनए ही होता है मुख्यतः। कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस में लेकिन डीएसडीएनए पाया जाता है। क्या पाया जाता है, डीएसडीएनए। किसमें, कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस। एक एक्सेप्शन है, कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस में अगर पूछेगा कौन सा वायरस है तो डीएसडीएनए वायरस। वैसे मुख्यतः सिंगल स्टैंडर्ड एसएसआरएनए वायरस ही ज़्यादातर पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग बात करें, आरएनए तीन प्रकार का हमने बताया, एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए। एमआरएनए मतलब मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए क्या करेगा, मैसेज पहुंचाएगा। किस चीज़ का मैसेज, आरएनए काम क्या करते हैं, आरएनए करते हैं मैसेज ले गए, प्रोटीन बनाने का काम करेंगे। ठीक है, आरएनए प्रोटीन बनाने का, सारा शरीर बना प्रोटीन से। तो एमआरएनए क्या करता है, मैसेज ले जाने, इन्फॉर्मेशन ले जाने का काम करता है डीएनए तक। ठीक है, मैसेज ले जाने का काम करता है डीएनए से। भैया डीएनए ने क्या किया, एमआरएनए को दिया मैसेज, कहा भैया ये मैसेज लेके जाओ, किसके पास जाओगे तुम, तो वो बोला आरआरएनए के पास। कहा ठीक। बात समझना ध्यान से, डीएनए है आदेश देने वाला। डीएनए ने कहा एमआरएनए से, भैया तुम ऐसा करो, ये मैसेज पकड़ो, ये कोड हमारा पकड़ो, इस कोड को लेके जाओ किसके पास, आरआरएनए के पास। आरआरएनए यानी राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोम याद रखना, राइबोसोम क्या करता था, प्रोटीन सिंथेसिस। तो राइबोसोमल आरएनए क्या करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस। इस एमआरएनए के पास कोड लेके ये आया आरआरएनए के पास। डीएनए ने एमआरएनए को कोड दिया, एमआरएनए आरआरएनए के पास कोड लेके पहुंचा, आरआरएनए उसको कोड को डिकोड किया, और उस डिकोड को इसने क्या किया भैया, टीआरएनए से कहा कि भैया कुछ एमिनो एसिड वसिड ला दो हमको। ट्रांसफर है ना ये, ट्रांसफर। तो ये क्या करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस के टाइम पर एमिनो एसिड लेके आएगा। एमिनो एसिड लाके किसको देगा, आरआरएनए को। आरआरएनए क्या करेगा भैया, राइबोसोमल आरएनए है तो राइबोसोम की मदद से क्या करेगा, प्रोटीन का निर्माण कर देगा। और प्रोटीन का निर्माण जब कर देगा भैया तो सारा शरीर के चलता किससे है, प्रोटीन से ही। बात समझ में आई। इसीलिए काम सबसे ज़्यादा आरआरएनए का, इसलिए 80% सेल में आरआरएनए ही पाया जाता है। एमआरएनए मैसेज ले जाता है 5 से 10%, टीआरएनए एमिनो एसिड पकड़ के लाता है तो 10 से 15%। बात समझ में आई। ये जो पूरी प्रक्रिया हमने समझाई, इस पूरी प्रक्रिया को बोलते हैं क्या, ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, किसने खोजा था इसको, इसको खोजा था क्रिक ने। ठीक है, क्रिक ने खोजा था ट्रांसक्रिप्शन। बात समझ में आ रही, ओके। डीएनए क्या है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। भैया हमारा जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ले जाने का मेन सोर्स है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। डीएनए हमारा न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट इन सब में पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद क्रोमोसोमल एब्रेशन। भैया ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जेनेटिक्स का इंपॉर्टेंट है, देख लो भैया।
क्रोमोसोमल एब्रेशन का मतलब है कहीं ना कहीं क्रोमोसोम में कोई ना कोई डिफेक्ट आ रहा है। कैसे डिफेक्ट आ रहा है? या तो डिलीशन हो जा रहा है, ये डिफिशियंसी इसी को बोलते हैं। इसमें क्या होगा, एक सेगमेंट क्रोमोसोम का डिलीट हो जाएगा। अब बहुत अच्छे से इसको चित्र में समझाए हैं आपको, अगर जेनेटिक्स वाली क्लास देखनी है तो आप देखिएगा जाके क्रोमोसोमल एब्रेशन वाला, उसमें फोटो वगैरह बना के आपको समझा दिए हैं। मान लो एक सेट है क्रोमोसोम का ABCDEFG, तो अगली बार जो है इसी सेट में हमारा क्या हो, मान के चलो ABC रहे, DEF गायब हो जाए, GHI इधर बना रहे, तो ABCGHI ये हो जाए तो डिलीशन हो गया। ठीक है, डिलीशन हो गया। डुप्लीकेशन ABCDEFGHI डुप्लीकेशन हो गया, रिपीट हो गया ना एक सेट। इसके बाद ट्रांसलोकेशन ABCDEFGHI था, ABCDEF हुआ और DEF को शिफ्ट कर दिया GHI के बाद, यानी ABCGHI-DEF, ये हो गया हमारा ट्रांसलोकेशन। एक जगह दूसरी जगह मूव करना है। वन वे ऑफ रेसिप्रोकल, देखो दो प्रकार का ट्रांसलोकेशन भी है। ट्रांसलोकेशन है दो प्रकार का, या तो सीधा सीधा हो जाए, जैसे हमने बताया ABCDEFGHI ये हमारा मेजर है, मेन है। अब इसमें क्या हो, ABC बना रहे सेम, DEF क्या करे, ये शिफ्ट हो जाए यहाँ और ये शिफ्ट हो जाए यहाँ, ये सिंपल है। और यही DEF उल्टा होके अगर चला जाए या फिर D लिख जाए, यानी ABCDEFGHI, ये हमारा क्या होगा, ट्रांसलोकेशन। पलट गया ना तो ट्रांसलोकेशन है ये, रिवर्स रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन है। ठीक है, दो प्रकार का होता है। इसके बाद इन्वर्जन में क्या होगा, इन्वर्जन में भैया जेनेटिक कोड चेंज हो जाता है, इन्वर्टेड हो जाता है। इन्वर्टेड मतलब आगे का पीछे, पीछे का आगे हो जाएगा। ठीक है, अगर इसको डिटेल में समझना है क्रोमोसोमल एब्रेशन, तो जो जेनेटिक्स वाली क्लास है उसमें बहुत छोटा सा टॉपिक हमने पढ़ाया था, देखना जाके, उसमें चित्र में समझाया तो आसानी से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, यहाँ समय बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं है। अ बेसिक ऑफ मोनोप्लाइड सेट ऑफ क्रोमोसोम ऑफ इंडिविजुअल इज कॉल्ड जीनोम। भैया मोनोप्लाइड सेट क्रोमोसोम का होगा, उसे क्या बोलेंगे, जीनोम बोलेंगे। मोनोप्लाइड में क्या होगा, कंटेन अ सिंगल क्रोमोसोम सेट आर द कैरेक्टरिकली स्टेराइल होगा। ठीक है, मोनोप्लाइड कैन बी हैप्लॉइड बट ऑल हैप्लॉइड कांट बी मोनोप्लाइड। मोनोप्लाइड हैप्लॉइड हो सकता है, लेकिन ऑल हैप्लॉइड मोनोप्लाइड नहीं हो सकते। देखो अंतर समझाते हैं यार, इतना कठिन नहीं है। मोनोप्लाइड को हम लोग अगर देखो, बात समझो, हम लोग गेहूं का एग्जाम्पल लें तो गेहूं में होता है 2n बराबर 42 होता है। गेहूं होता कैसा है, हेक्साप्लॉइड, 6x बराबर भी होता है 42। बेसिक क्रोमोसोम क्या है, 7। हैप्लॉइड क्रोमोसोम कितने हुए, 7। n बराबर होगा 21, मोनोप्लॉइड हुआ 21। बात समझ में आई। जो डिप्लॉइड, जनरली डिप्लॉइड होंगे उनका मोनोप्लॉइड और हैप्लॉइड बराबर होगा। इसमें n बराबर आ रहा है 21, n बराबर 21 आ रहा है गेहूं में, और x बराबर आ रहा है 7। तो हमारा हैप्लॉइड है 7 और मोनोप्लॉइड है 21, ऑब्वियस। ठीक, बात समझ में आ गई। चलो भाई, यूज ऑफ हैप्लॉइड, यूज्ड ऑफ डेवलपमेंट ऑफ प्योर लाइन बनाने में, डिजीज रेसिस्टेंट बनाने में, इनब्रेड लाइन बनाने में, एन्यूप्लॉइड बनाने में, सारे में काम आएगा हैप्लॉइड का। डबल हैप्लॉइड्स क्या होते हैं, डबल हैप्लॉइड प्लांट आर डेवलप्ड फ्रॉम हैप्लॉइड बाय डबलिंग द क्रोमोसोम। कोलचिसिन का यूज करें हैप्लॉइड में और क्रोमोसोम डबल हो जाएंगे तो इसे डबल हैप्लॉइड बोलेंगे। पॉलीप्लॉइडी क्या है, प्रेजेंस ऑफ मोर देन 2 जीनोम इन एन इंडिविजुअल इज नोन एज पॉलीप्लॉइड। इसमें भैया दो प्रकार के हो सकते हैं, या तो होगा ऑटो या तो होगा एलो। ऑटो पॉलीप्लॉइड या एलो पॉलीप्लॉइड। ऑटो पॉलीप्लॉइड में क्या होगा, सारे जीनोम अगर सेम है तो ऑटो पॉलीप्लॉइड। ऑटो ट्रिप्लॉइड भी हो सकता है, ऑटो टेट्रा भी हो सकता है, ऑटो पेंटा भी हो सकता है। नहीं, जैसे ऑटो ट्रिप्लॉइड कैसा होगा, ए ऐसा जीनोम किसी का हो, या ए ऐसा जीनोम हो, या ए 5 बार लिख दो पेंटा, 6 बार लिख दो हेक्सा, ये सब होता जाएगा। ऑटो ट्रिप्लॉइड, ये सारे पता है ना एग्जाम्पल। ऑटो ट्रिप्लॉइड हमारे जो होते हैं मुख्यतः वही हमारे सीडलेस होते हैं। ऑटो ट्रिप्लॉइडी ही क्या है, सीडलेस बनाती है। जैसे बनाना हमारा है, या पूसा बेदाना वैरायटी तरबूज की है, या सिंधु वैरायटी आम की है, सब क्या है, ऑटो ट्रिप्लॉइड है हमारे। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात कर लें ऑटो टेट्राप्लॉइड में, हमारा ग्रासेस हैं, अल्फाल्फा बरसी में ऑटो टेट्राप्लॉइड है, आलू वगैरह भी है, टेट्राप्लॉइड हमारा है। एलो पॉलीप्लॉइडी में क्या होता है, डिफरेंट होगा। डिफरेंट का मतलब है भैया AA-BB ऐसा दिखेगा हमको ऑटो टेट्राप्लॉइड, एलो टेट्राप्लॉइड। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, कोलचिसिन का यूज़ कर देते हैं क्रोमोसोम को डबल करने के लिए, जिससे हमारा ये फर्टाइल हो जाए। वैसे हमारा ये स्टेराइल रहता है, कोलचिसिन का यूज़ करके हम इसको फर्टाइल बनाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बात करते हैं हम लोग, एलो पॉलीप्लॉइडी का एग्जाम्पल हमारा क्या है,
ट्रिटिकल है जो हमारा फर्स्ट मैनमेड सीरियल है। ट्रिटिकल हमारा है फर्स्ट मैनमेड सीरियल, इसके बारे में अभी डिटेल में बताया जाएगा। देखो फर्स्ट मैनमेड सीरियल ट्रिटिकल है, इंटरजेनरिक क्रॉस है पहला, ट्रिटिकम एस्टिवम और राई का क्रॉस इसमें करवाया गया था। ट्रिटिकम एस्टिवम हमारा कैसा था, जो हमारा ट्रिटिकम ड्यूरम का क्रॉस हमने करवाया। ट्रिटिकम ड्यूरम का क्रॉस करवाया हमने, वो हमारा था AABB, ठीक है। और जो हमने इसका कराया ये हमारा था DD। जब इसका हमने क्रॉस कराया तो हमारे सामने क्या बन के आया, A एक आया, B एक आया, D एक आया, तो हमारा ये बना F1 में। इसमें हमने क्या किया, कोल्चिसिन का यूज कर दिया। कोल्चिसिन एक केमिकल होता है जिसका यूज करने से क्रोमोसोम डबल हो जाते हैं। तो हमारा ये बन जाएगा AABB DD, ये हमारा बन गया क्या, ये हमारा बन गया ट्रिटिकल, और ये हमारा फर्टाइल था। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, ट्रिटिकल। भैया रिम्पू ने बनाया था 1890 में। एन्यूपोलाइडी क्या होती है भैया, एन्यूपोलाइडी में क्रोमोसोम का मतलब नंबर घट जाते हैं। जैसे मान लो क्रोमोसोम नंबर 42 है, हमने मतलब 42 होता ना इसमें गेहूं में, उसमें 41 हो जाए, 44 हो जाए, घट या बढ़ जाए। तो एन्यूपोलाइडी भी दो प्रकार की होती है, एक को बोलते हैं हाइपोपोलाइडी, एक को बोलते हैं हाइपर। अब हाइपो मतलब घटना, हाइपर मतलब बढ़ना। बात समझ में आई। तो बढ़ जाने में क्या होगा, देखो बढ़ जाने में हाइपर में क्या होगा, ट्राइजोमिक हो सकता है, डबल ट्राइजोमिक हो सकता है, और टेट्राजोमिक हो सकता है। ट्राइजोमिक यानी एक क्रोमोसोम बढ़ जाए 2n+1। डबल ट्राइजोमिक में दो क्रोमोसोम बढ़ जाए अलग अलग, +1+1, 2n+1+1, डबल ट्राइजोमिक। टेट्राजोमिक में क्या होगा, एक जोड़ा क्रोमोसोम बढ़ जाए यानी 2n+2। बात समझ में आई। 2n+1+1 अलग है, 2n+2 अलग है, याद रखना। ऐसे हम मोनोजोमिक में 2n-1 होगा, एक घट गया। नलीजोमिक में 2n-2 होगा। डबल मोनोजोमिक में 2n-1 कर देंगे। डबल मोनो मतलब एक एक के दो घटे, इसमें एक जोड़ा घट गया। बात समझ में आई। ये हमारे क्या हैं, ये भी हमारे एन्यूपोलाइडी। ये सारी चीज़ें हम आपको पहले भी पढ़ा चुके हैं। एन्यूपोलाइडी से ही हमारा ह्यूमन में एक रोग होता है जिसे बोलते हैं हम लोग क्या, डाउन्स सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, जो 21वां क्रोमोसोम पाया जाता है ह्यूमन में, उसमें भैया क्या हो जाता है, एक आर्म जो है डिलीट हो जाती है, एक आर्म कम हो जाती है। इससे हमारा डाउन सिंड्रोम नाम का एक रोग हो जाता है, ठीक है। इसके बाद क्लासिकल जेनेटिक्स में एलील क्या होता है, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन इज कॉल्ड एलील। गैमीट क्या होते हैं, सेक्सुअल यूनिट होती है गैमीट, जो टूट जाता है ना, बस जैसे मान लो 2n था सोमैटिक, उसके बाद n में बटा तो हमारे गैमीट हो गए। कॉन्स्ट्रक्टिंग कैरेक्टर क्या है भैया, द इंडिविजुअल प्लांट फीचर विद द मार्क्ड फेनोटिपिकली डिफरेंस आर द कॉन्स्ट्रक्टिंग कैरेक्टर। देखो कॉन्स्ट्रक्टिंग कैरेक्टर का मतलब भैया ये है कि मम्मी पापा तुम्हारे जो है उन्हीं के पूरे जीनोम तुम्हारे अंदर गए हैं, फिर भी तुम्हारा जो है कुछ ना कुछ तुम्हारे में अंतर है, वो कॉन्ट्रैक्टिंग कैरेक्टर हैं, बाहर से आ गए। बैक क्रॉस क्या होता है, F1 इंटू पेरेंट बैक क्रॉस होता है, ठीक है। बैक क्रॉस क्या होता है, F1 इंटू पेरेंट, यानी पहली जनरेशन में जो भैया पेड़ बनाया था हमने, ये फिर से समझा दे चुके हैं। कैपिटल टी स्मॉल टी लिया, क्रॉस कराया, कैपिटल टी स्मॉल टी बना। अब इसी का हम चाहे इससे क्रॉस करवा दें, चाहे इससे वापस क्रॉस करवा दें, इससे बोलेंगे बैक क्रॉस। यानी F1 पीढ़ी जो ये बनी थी, इसका पेरेंट से क्रॉस करवा दे तो बन गया बैक क्रॉस। दो प्रकार का होता है, टेस्ट या टॉप। टेस्ट क्रॉस में क्या होगा, देखो कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस कराया, कैपिटल टी स्मॉल टी बना। अगर इससे क्रॉस करवा रहे थे नहीं रेसेसिव से, तो हमारा ये टेस्ट है। अगर डोमिनेंट से क्रॉस करवा रहे थे तो हमारा वो टॉप है। बहुत डिटेल में समझना है तो जेनेटिक्स पढ़ा चुके हैं, यही बात बार बार बतानी पड़ रही है। मेंडल के लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो अभी बताए हैं, वही लॉ ऑफ सेग्रीगेशन था। देखो जैसे इन्होंने बताया, मेंडल भैया एक थे 22 जुलाई 1822 में पैदा हुए थे। इन्होंने बताया था कि जब हम बड़े लंबा पौधा है, एक बौना पौधा है, क्रॉस करवाएंगे तो पहली पीढ़ी में सारे पौधे हमको लंबे मिलेंगे, ठीक है, F1 पीढ़ी में। इसके बाद जब इसकी हम सेल्फिंग करवाएंगे, यानी कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस करवाएंगे, तो भैया कैपिटल टी मिलेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी मिलेगा, स्मॉल टी कैपिटल टी मिलेगा, और स्मॉल टी मिलेगा। ये तीन पौधे तो हमारे लंबे दिखेंगे और एक पौधा हमारा बौना दिखेगा। तो फिनोटिपिक रेशियो दिखेगा 3:1 का। जीनोटिपिक एक कैपिटल टी वाला है, एक स्मॉल टी वाला। दो ऐसे हैं जिसमें एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी है, यानी 1:1 का रेशियो। 1:1 का रेशियो दिखेगा जीनोटिपिक, 3:1 का दिखेगा हमारा फिनोटिपिक। सारी चीज़ें आपको समझा चुके हैं। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बहुत लंबा है, इसको समझाना भैया अपने बस की बात नहीं है, तो इसका भी लिंक आपको हम दे देंगे, समझ लीजिएगा उसी से भैया, ठीक है। ये क्या है, डबल हाइब्रिड क्रॉस होता है। 9:3:3:1 का रेशियो ये बनाता है, किसमें, फिनोटाइप में। जीनोटाइप में 1:1, 2:4:2, 1:1 का रेशियो बनाता है, किसमें, जीनोटिपिक रेशियो, ठीक है। जीन क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट है,
और अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन एलील कहलाता है। इसके बाद मल्टीपल एलील्स क्या है हमारे, मल्टीपल एलील्स यानी मैनी एलील्स, सिंगल जीन आर कॉल्ड मल्टीपल एलील। एक जीन के कई सारे एलील हो तो उसे मल्टीपल एलील बोला जाएगा। दिस कंट्रोल द सेम कैरेक्टर, नो क्रॉसिंग ओवर इन द मल्टीपल एलीलिज्म। जहाँ मल्टीपल एलील पाए जाएंगे वहाँ क्रॉसिंग ओवर नहीं हो पाएगा। एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल एलील जैसे फर कलर ऑफ रैबिट, या ड्रोसोफिला में विंग टाइप, या आई ऑफ ड्रोसोफिला, या एबियो ब्लड ग्रुप में भी हमारा मल्टीपल एलील देखने को मिलता है। स्यूडो एलील्स हमारे क्या हैं, गवर्न डिफरेंट एक्सप्रेशन ऑफ सेम कैरेक्टर, गवर्न डिफरेंट एक्सप्रेशन ऑफ द सेम कैरेक्टर। एक ही कैरेक्टर का कई तरीके से एक्सप्रेशन हो तो उसे बोलते हैं स्यूडो एलील्स। द एग्जिबिट सिस्ट्रांस पोजीशन इफेक्ट में दिखाई देते हैं। जीन इंटरेक्शन में आपको बताए थे दो प्रकार का था ये हमारा, फिर से मोनोहाइब्रिड में, डाईहाइब्रिड में अलग अलग। मोनोहाइब्रिड में हमने बताया था इनको मंकी ले दो, याद है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इनको मंकी, इनकम्प्लीट, देखो एक बताया था इनकम्प्लीट, दूसरा बनाया था कोडोमिनेंस। मंकी मतलब मल्टीपल एलील, और ले दो मतलब लेथल, दो मतलब डोमिनेंस रेसेसिव। इनहिबिट, ये इनकम्प्लीट में क्या बताया था आपको कि 1:1 का रेशियो बनेगा। छोड़ो ये जाने दो, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते, वो सब क्लास ले चुके हैं आपकी, दोबारा रिवाइज कर लेना क्या मतलब वही चीज़ दोबारा पढ़ाएं हम तो, ठीक है। यहाँ पर देखो डाईहाइब्रिड का 9331 रहेगा। डुप्लीकेट इसमें हमको याद करना है जीन इंटरेक्शन में ICSE DPS, ICSE DPS का रेशियो याद करना होता है। इनहिबिटरी, कॉम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री, इपस्टैटिक, डुप्लीकेट, पॉलीमॉर्फिक और सिंपल। इनहिबिटरी 13-3, कॉम्प्लीमेंट्री 9-7, सप्लीमेंट्री 9-3-4, इपस्टैटिस 12-3-1, डुप्लीकेट 15-1, पॉलीमॉर्फी 9-6-1 और सिंपल में 9-3-3-1। ये आपको याद करने पड़ेंगे, रट लो भैया लिख के। और बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन इससे हर साल आ जाता था भैया BHU वगैरह में, तो इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना आराम से, ठीक है। एडिटिव जीन में 14641 होता है, ठीक है। एंटीजेंस क्या होते हैं भैया, एंटीबॉडी, एंटीजेंस इज द मॉलिक्यूल ऑफ इम्यूनोजेनिक व्हिच स्पेशली इंटरेक्ट विद एन एंटीबॉडी। एंटीबॉडी जब तुम्हारे शरीर में, देखो कोई भी एंटीजन तुम्हारे शरीर में डाला जाए जिससे तुम्हारे शरीर में एंटीबॉडी बन जाए, ठीक है। एंटीजेंस वो हैं जो रोग फैलाते हैं और उनके खिलाफ हमारे शरीर में एंटीबॉडी बन जाती है। तो वैक्सीन में हम लोग एंटीजन दे देते हैं जिससे भैया हमारे शरीर में पहले से एंटीबॉडी बन के तैयार हो जाती है, और जब कभी रोग लगता है तो फाइट कर लेता है, यही वैक्सीन का रूल है, ठीक है। इसके बाद बात कर लें हम लोग एंटीबॉडीज़ बता दिए जो इम्यूनो के लिए, इम्यून सिस्टम के से तुम्हारे काम करती हैं। म्यूटेशन क्या है, सडन हेरिटेबल चेंज हो जाए, अचानक से कोई परिवर्तन हो जाए तुम्हारे जीनोटाइप में तो उसे बोलेंगे म्यूटेशन। म्यूटेंट्स क्या है, हेरिटेबल चेंज नोन एज म्यूटेंट्स, हाँ ठीक है, जिसमें हुआ हो उसे म्यूटेंट बोलेंगे। और जो एजेंट काम करते हैं म्यूटेशन में, जैसे एक्सरेज है, गामा रेज है, ये सब क्या करती है, म्यूटेशन को बढ़ावा देती हैं। कुछ केमिकल्स है जो म्यूटेशन को बढ़ावा देते हैं, उन्हें म्यूटाजेन बोला जाएगा, ठीक है। अब इसमें आयोनाइजिंग रेडिएशन में अल्फा, बीटा, गामा और एक्सरेज ये सब आयोनाइजिंग है। नॉन आयोनाइजिंग पूछा गया है भैया, नॉन आयोनाइजिंग अल्ट्रावायलेट, याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। आयोनाइजिंग में अल्फा, बीटा, गामा और एक्स आती है। नॉन आयोनाइजिंग में अल्ट्रावायलेट, यही पूछा जाता है, नॉन आयोनाइजिंग ज़्यादातर। फिर एल्किलाइटिंग में मस्टर्ड गैस है, EMS है, MMS है, EES है, सारे क्या हैं, एल्किलेटिंग एजेंट हैं। बेस एजेंट में ब्रोमोरैक्सिल हमारा क्या है, बेस एनालॉग है। और एक्रीडीन में हमारा एक्रीफ्लेविन है, ठीक है। ये सारे हमारे क्या केमिकल हैं, एथियम ब्रोमाइड है, ये सब क्या करते हैं, म्यूटेशन को बढ़ावा देते हैं, ठीक है। लिंकेज क्या होता है भैया, 2 या 2 से अधिक जीन जब हों एक साथ रहते हैं तो अगली पीढ़ी में भी साथ साथ जाने लगते हैं, यानी व्यवहार हो गया, प्यार हो गया, उनको प्यार हो जाएगा तो अगली पीढ़ी में भी साथ साथ जाएंगे, तो इसे बोलते हैं लिंकेज। यानी एक क्रोमोसोम के 2 जीन जब पास पास है तो अगली पीढ़ी में भी साथ साथ जाए, इसे बोलते हैं लिंकेज। 2 प्रकार का होता है, एक होता है कंप्लीट लिंकेज, एक होता है इनकम्प्लीट। कंप्लीट भैया देखो, लिंकेज को लब से अगर पढ़ोगे तो याद हो जाएगा, पहले भी बताए हैं लब कैसे होता। देखो ये जो फीमेल होती है एक पीढ़ी तक साथ जाएंगे लेकिन अगली पीढ़ी में साथ छोड़ देंगी। एग्जाम्पल फीमेल ड्रोसोफिला, भैया क्या है, इनकम्प्लीट लिंकेज, कुछ पीढ़ी तक चलेगा लिंकेज लेकिन उसके बाद खत्म हो जाएगा। मेल जो होते हैं भैया जन्म जन्म का साथ निभाते हैं जब एक बार प्यार कर लिए तो कंप्लीट लिंकेज मेल ड्रोसोफिला। क्या होगा, एक बार लिंकेज हो गया तो हर पीढ़ी दर पीढ़ी होता ही रहेगा, वो कंप्लीट लिंकेज है, ठीक है, खत्म ही नहीं होगा। मेल ड्रोसोफिला उसका एग्जाम्पल है, इनकम्प्लीट का फीमेल ड्रोसोफिला एग्जाम्पल है। बात समझ में आई। दूसरी बात,
अच्छा, इनमें किस किस चीज़ का प्रभाव पड़ता है? देखो, टेम्परेचर, यानी गुस्सा हो तो प्यार कम हो जाएगा, टेम्परेचर के बढ़ने से प्यार कम हो जाता है, नहीं लिंकेज कम हो जाता है। डिस्टेंस, डिस्टेंस जितनी ज़्यादा होगी तो भैया लव उतना कम होता चला जाएगा। दूरी आपस में बढ़ रही तो भैया लिंकेज कम हो रहा है, तो मतलब डिस्टेंस बढ़ने से लिंकेज कम हो जा रहा है। बात समझो, इसे ऐसे समझ लो। तीसरी बात, एक्स रेज, यानी बाहर का कोई चीज़ आ जा रही है एक्स रेज, तो भैया क्या होता है, प्यार कम हो जाएगा, एक्स रेज से भी प्यार कम हो जाएगा। बात समझ में आई? ठीक है, ये सब चीज़ें इफेक्ट डालती हैं। इसके बाद फेज ऑफ लिंकेज में कपलिंग एंड रिपल्सन। ठीक है, कपलिंग एंड रिपल्सन, लिंकेज बिटवीन टू आर मोर आइदर डोमिनेंट एंड रिसेसिव एलील आर रिफर्ड एज कपलिंग। लिंकेज डोमिनेंट एलील विद द रिसेसिव एलील। देखो, जब डोमिनेंट का डोमिनेंट के साथ या रेसेसिव का रेसेसिव के साथ में एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाना होगा तो उसे कपलिंग बोलेंगे। एक डोमिनेंट का दूसरे रेसेसिव के साथ अगर जाना होगा तो उसे रिपल्सन बोलेंगे। ठीक है, टेस्ट क्रॉस इज द मोस्ट मेथड ऑफ डिटेक्टिंग द लिंकेज। टेस्ट क्रॉस एक मेथड है जिससे हम पता लगा सकते हैं कि लिंकेज है कि नहीं है। ठीक है, ये बात है। इंटरफेरेंस को मूलर ने खोजा था। टेंडेंसी ऑफ वन क्रॉस ओवर टू रिड्यूस द चांस ऑफ अनदर क्रॉस ओवर इज एजेंट्स रीजन। इंटरफेरेंस क्या होता है? एक क्रॉसिंग ओवर करवा कर दूसरे क्रॉसिंग ओवर के चांसेस को कम कर देना ही हमारा क्या है, इंटरफेरेंस कहलाता है। कोइंसिडेंस क्या है? इट एक्सप्लेन द स्ट्रेंथ ऑफ डिग्री ऑफ इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस की डिग्री को एक्सप्लेन करेगा तो कोइंसिडेंस है। ठीक है, हाँ भैया, तो सेक्स डिटर्मिनेशन क्या है? इट इज़ यूटिलाइज वेरियस जेनेटिक कॉन्सेप्ट, बहुत सारे जेनेटिक कॉन्सेप्ट हैं, टू डिसाइड वेदर द पर्टिकुलर इंडिविजुअल विल बी डेवलप इन द मेल और फीमेल सेक्स। कई सारे ऐसी जगह होती है भैया। मेल डिटर्मिनेशन का मतलब क्या है? जो बच्चा पैदा होगा वो मेल होगा या फीमेल होगा, कहाँ से डिसाइड हो रहा है? तो सेक्स डिटर्मिनेशन जीन्स आर प्रेजेंट इन द बोथ एक्स क्रोमोसोम एज वेल एज द ऑटोसोम्स। देखो, एक्स वाई एक्स एक्स पाया जाता है। सेक्स क्रोमोसोम भैया हमारा क्या है? यही हमारा मेन काम करता है। हमारा क्या, इससे एक एक्स जाएगा, इससे एक एक्स जाएगा, ये तो कंफर्म है। ठीक है, लेकिन इससे वाई जाएगा या एक्स जाएगा ये कंफर्म नहीं है। यही हमारा क्या है? तो इसीलिए हमारा एक्स क्रोमोसोम तो ऑटोसोम्स होते ही हैं, सेम हो दोनों में। वाई क्रोमोसोम इस सेक्स डिटर्मिनेशन का काम करता है। सेक्स लिंक कैरेक्टर क्या होते हैं? कुछ ऐसे कैरेक्टर जो डिफरेंट सेक्स में अलग अलग हो जाएं, जैसे दाढ़ी का जमना सेक्स लिंक कैरेक्टर है जो मेल में ही पाया जाएगा। ठीक है, ब्रेस्ट का बड़ा होना फीमेल में ही होगा। ठीक है, ये क्या है? एक सेक्स लिंक कैरेक्टर है। ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जो हमको देखने को मिल जाते हैं, सेक्स लिंक कैरेक्टर्स कहलाएंगे। ठीक है, इसके बाद लोकेशन क्या है? मेन फीचर्स में लोकेशन क्या है? सेक्स लिंक जीन आर लोकेटेड ऑन एक्स क्रोमोसोम ओनली। सेक्स लिंक जीन कहाँ पाए जाते हैं? एक्स क्रोमोसोम पे पाए जाते हैं। नंबर क्या होगा इनका? डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म होंगे। एक्सप्रेशन क्या होगा? होमोगैमेटिक सेक्स होगा। और रेसेसिव जीन आर कैन एक्सप्रेस एंड हेट्रोजेनेटिक सेक्स में क्या होगा? रेसेसिव एलील कैन एक्सप्रेस। होमोजेनेटिक सेक्स में रेसेसिव जीन एक्सप्रेस करेगा, हेट्रोजेनेटिक सेक्स में रेसेसिव एलील एक्सप्रेस करेगा। ठीक है, इसके बाद सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर क्या है? ड्रोसोफिला व्हाइट आई। हेमोफीलिया इज द वेल नोन एज एग्जाम्पल ऑफ सेक्स लिंकेज इन ह्यूमन। Cost of the marriage between the hemophilic women and normal men, the disease can be transmitted to the 50% of the sons even the gene is heterogeneous condition in the carried। देखो भैया, हीमोफीलिया एक एग्जाम्पल है सेक्स लिंकेज इन ह्यूमन का। क्या होता है सेक्स लिंकेज ह्यूमन में? देखो, अगर एक आम आदमी एक ऐसी औरत से शादी करे जिसको हीमोफीलिया है, ठीक है, हीमोफीलिक औरत से शादी करें तो डिजीज़ क्या होगा? 50% बेटों में, सन्स में ट्रांसफ़र कर जाएगा। जबकि जीन क्या है? हेट्रोजेनियस कंडीशन में भी वो कैरिड कर रहा है। ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस हमारा सेक्स लिंकेज ह्यूमन में का एग्जाम्पल है। तो कलर ब्लाइंडनेस हमारा और ये हमारा एक्स क्रोमोसोम पे ही पाए जाते हैं, इसलिए कभी भी फीमेल हमारी, देखो बात समझो, एक्स एच एक्स एक्स वाई ये है, बात समझो, ये क्रोमोसोम। अब इसमें हीमोफीलिया है, ठीक, तो कभी भी अगर इसमें लड़का बनेगा तो इसमें से तो वाई जाएगा और इसमें से एक्स जाएगा। ठीक है, तो ये नॉर्मल बन गया। लेकिन अगर ये वाला एक्स जाता है और ये वाला एक्स जाता है तो हमारा ये क्या होगा? ये वाला वाई जाता है अगर, तो हमारा ये क्या होगा? 100% रोगी ही होगा। बात समझने की कोशिश करो, फिर से समझाते हैं। देखो, एक्स एच एक्स एंड एक्स वाई नॉर्मल मैन है, हीमोफिलिक वुमेन है। 100% हीमोफीलिया नहीं है, हीमोफिलिक है। ठीक है, नहीं 100% है, नहीं दोनों में होगा। तो कोई भी जब आदमी बनेगा, आदमी एक्स एच वाई, तो हमेशा हीमोफीलिया का ही शिकार बनेगा, 100% से हो रहा है। लेकिन अगर लड़की बनती है तो वो हो सकता है वाहक बने, तो वो वाहक बनेगी, उसमें रोग नहीं दिखेगा। क्योंकि औरत में रोग दिखने के लिए दोनों एक्स पर एच लगा होना जरूरी, हीमोफीलिया होना जरूरी है, समझ रहे। और पुरुष में एक एच है अगर और एक वाई है तो भैया ये पुरुष बनेगा, और इसमें
तो क्या होगा, रोगी ही होगा। इसलिए 50% जो बेटे होंगे हमेशा वो कैसे होंगे, रोगी ही बनेंगे। करल ब्राइटनेस में भी सेम केस है, वही बात है। सेक्स लिमिटेड कैरेक्टर्स, द कैरेक्टर व्हिच आर एक्सप्रेस इन द ओनली वन सेक्स। सेक्स लिमिटेड कैरेक्टर बता चुके, जैसे ब्रेस्ट डेवलपमेंट वुमेन एंड ब्रेड इन द मैन, पहले बता चुके थे तुमको, ठीक है। यही याद रखते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस थोड़ा सा और बचा है, कल करवा देंगे। और कल वाली क्लास जो नेक्स्ट क्लास जो आएगी हमारी, वो उसमें हम लोग प्लांट फिजियोलॉजी भी कवर करवाएंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।